ऑस्ट्रियन संप्रदाय के कार्ल मेंजर एवं फ्रेडरिक वॉन वीजर के पश्चात हम उनके प्रमुख अर्थशास्त्री यूजीन वॉन बॉम-बारबाख के बारे में आज अध्ययन करेंगे। बॉम-बारबाख का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में 1851 में हुआ था और उसकी जो विशेष रुचि है वो विज्ञान में थी, परंतु कुछ ऐसे कारण थे जिनसे उसे 1808 में वियना विश्वविद्यालय से कानून की उपाधि प्राप्त करनी पड़ी। बॉम-बारबाख ने जेना, हिडेलबर्ग तथा लिप्जिंग विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। अध्ययन की समाप्ति के बाद 1881 से लेकर के और 1889 तक वह इंसब्रक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा। 1895 से 1904 तक वह वित्त मंत्री के पद पर भी रहा। वित्त मंत्री का पद त्यागने के बाद वह वियना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य करने लगा। इस दौरान उन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो थे कैपिटल एंड इंटरेस्ट 1884 में, आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ कॉमोडिटी वैल्यूज 1886 में तथा द पॉजिटिव थ्योरी ऑफ कैपिटल 1888 में। बॉम-बारबाख जो था वो अपने समय का एक महान अर्थशास्त्री था। उसे ऑस्ट्रियन संप्रदाय का तीसरा महान अर्थशास्त्री, पहला कौन सा है? कार्ल मेंजर, दूसरा वीजर और तीसरा माना जाता है बॉम-बारबाख को। उसने मेंजर के सिद्धांतों को काफी आगे बढ़ाया और बॉम-बारबाख जो है वो मार्क्सवाद पर आक्रमण करने तथा ब्याज के सिद्धांतों का आलोचनात्मक इतिहास लिखने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बॉम-बारबाख जो है वो स्वहित के सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति था। उसने प्रचलित ब्याज के लगभग सभी सिद्धांतों की आलोचना करके ब्याज का एक नया सिद्धांत दिया। उसकी पुस्तक हिस्ट्री एंड क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी में कोई महत्वपूर्ण विचार हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसकी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल बहुत ही उपयोगी है। इन दोनों पुस्तकों के आधार पर उसके हम आर्थिक विचार जान सकते हैं। तो सबसे पहले उसने, जैसा कि मैंने बताया, ब्याज का सिद्धांत दिया। तो उसने अपनी पुस्तक कैपिटल एंड इंटरेस्ट में अपने समय के प्रचलित ब्याज के सभी सिद्धांतों की आलोचना करके ब्याज का एक नया सिद्धांत दिया। नए सिद्धांत को प्रतिपादित करने के दो प्रमुख कारण थे। पहला तो ये कि वह ब्याज को के निर्धारण में सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत को लेना चाहता था और दूसरा वह ब्याज के सिद्धांत की सहायता से मार्क्स के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहता था। तो बॉम-बारबाख द्वारा दिया गया ब्याज का सिद्धांत एजियो थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है। फिशर ने इस सिद्धांत से मिलता जुलता ब्याज का समय वरीयता सिद्धांत थ्योरी ऑफ टाइम प्रेफरेंस दिया था। बॉम-बारबाख के ब्याज सिद्धांत और फिशर के ब्याज सिद्धांत में ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी बॉम-बारबाख फिशर के सिद्धांत की आलोचना करता है और अपने सिद्धांत को वो सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब बॉम-बारबाख के अनुसार जो है ब्याज क्यों दिया जाता है, तो उसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति भविष्य की अपेक्षा वर्तमान उपभोग को अधिक अधिमान देता है, इसी प्रवृत्ति के कारण ब्याज दिया जाता है। अब दूसरा प्रश्न ये किया जा सकता है कि व्यक्ति भविष्य की संतुष्टि की अपेक्षा वर्तमान की संतुष्टि को अधिक महत्व क्यों देता है। इसके लिए बॉम-बारबाख ने कुछ कारण बताए हैं कि वर्तमान आवश्यकताएं भविष्य की आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक बलवती होती है, यानी अधिक प्रभावशाली होती है। यदि व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है तो उसे अत्यधिक कष्ट एवं पीड़ा का अनुभव होता है और फिर भविष्य जो है वो अनिश्चित है। व्यक्ति भविष्य का सही मूल्यांकन नहीं कर पाता है। हाँ, उसे इस बात की जानकारी अवश्य होती है कि वर्तमान में उपभोग करके उसे अधिक संतुष्टि मिल सकती है। वह भविष्य में उपभोग कर सकेगा अथवा नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो कभी कभी व्यक्ति को यह आशा भी वर्तमान में खर्च करने के लिए बाध्य कर देती है कि भविष्य में उसके अच्छे दिन आ सकते हैं। तो भविष्य की अपेक्षा वर्तमान में ही व्यय करने की अधिक चेष्टा की जाती है। फिर उसने बताया कि जो है पूंजीवादी व्यवस्था में वर्तमान वस्तुएं यांत्रिक रूप से भविष्य की वस्तुओं से श्रेष्ठ होती है और यही कारण है कि एक व्यक्ति भविष्य की अपेक्षा वर्तमान को अधिक महत्व देता है। तो बॉम-बारबाख के अनुसार वर्तमान उपभोग की वस्तुओं को भविष्य की उपभोग वस्तुओं के साथ बदल लेने के कारण ब्याज दिया जाता है और वह आवश्यक रूप से एक प्रकार का पारितोषिक है जो हम वर्तमान वस्तुओं को भविष्य की वस्तुओं के ऊपर देते हैं। इसका जो सिद्धांत है ब्याज का वो दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। पहला तो यह कि यह सिद्धांत इस बात की जानकारी देता है कि उत्पादक तथा अनुत्पादक प्रकार के ऋणों पर ब्याज क्यों दिया जाता है। अनुत्पादक ऋणों पर ब्याज इसलिए दिया जाता है क्योंकि ऋणदाता दोनों प्रकार के ऋणों पर वर्तमान संतोष को भविष्य के लिए स्थगित कर देता है, परंतु ब्याज का जो सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत है ऐसी व्याख्या नहीं करता है। सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत
अनुत्पादक ऋण के पक्ष को भुला देता है। ऋणदाता को इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है कि ऋणी व्यक्ति ने उस राशि का उपयोग किस रूप में किया है। वह तो अपने त्याग को ध्यान में रखता है और अपने त्याग का पारिश्रमिक ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। दूसरा, यह सिद्धांत इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि यदि कोई विनियोगकर्ता स्वयं की बचत का स्वयं निवेश करे तो उसे उस धन पर ब्याज क्यों दिया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण विचार था इनका बॉम-बारबार्ग का, वो था मूल्य का सिद्धांत। ऑस्ट्रियन संप्रदाय के विद्वानों का जो केंद्र बिंदु है वो मूल्य निर्धारण की समस्या ही है। और बॉम-बारबार्ग के मूल्य निर्धारण की विशेष बात यह है कि उसने आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव मूल्य पर विचार करते हुए इसे दो भागों में बांट दिया था, विषयगत उपभोग मूल्य और विषयगत विनिमय मूल्य। तो विषयगत मूल्य के बारे में बॉम-बारबार्ग का कहना था कि एक वस्तु किसी व्यक्ति को जितनी उपयोगिता देती है उसी के अनुसार उसका विषयगत मूल्य होता है। तो बॉम-बारबार्ग फिर कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य उस आवश्यकता के महत्व के अनुसार निर्धारित होता है जो ऐसी वस्तुओं की उपलब्ध पूर्ति के द्वारा संतुष्ट की जाने वाली आवश्यकताओं में सबसे कम महत्वपूर्ण हो। तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि विषयगत उपयोग मूल्य उस सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है जो उपभोक्ता को प्राप्त होता है। और विषयगत विनिमय मूल्य के बारे में ये कहा जा सकता है कि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के सुख के लिए अन्य वस्तुएं प्राप्त करने की अपनी क्षमता के कारण जो महत्व रखती है उसे ही उसका विषयगत विनिमय मूल्य कहते हैं। तो स्पष्ट है कि विनिमय मूल्य उत्पादकों से संबंधित होता है जबकि जो उपयोग मूल्य है वो उपभोक्ताओं से संबंधित होता है। तो बॉम-बारबार्ग का ऐसा मानना है कि वस्तु का मूल्य सीमांत जोड़ों यानी मार्जिनल पेयर्स की सहायता से निर्धारित होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उसने उदाहरण दिया। उसने कहा कि सर्वप्रथम एक ऐसे बाजार की कल्पना करें जिसमें केवल एक व्यक्ति खरीदार और दूसरा व्यक्ति विक्रेता हो। ऐसी दशा में उपभोक्ता विषयगत उपभोग मूल्य से अधिक मूल्य नहीं देना चाहेगा और विक्रेता अपनी वस्तु को विषयगत विनिमय मूल्य से कम मूल्य पर बेचना नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार से वस्तु का मूल्य इन दोनों सीमाओं के बीच निर्धारित होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों के बीच वस्तु का मूल्य किस बिंदु पर तय होगा। यह बात दोनों पक्षों की सौदा करने की शक्ति पर निर्भर करेगी। दूसरा, उसने कहा कि यहाँ एक ऐसे बाजार की कल्पना कर सकते हैं जहां एक बेचने वाला और अधिकांश खरीदने वाले हो सकते हैं। ऐसे बाजार में मूल्य का निर्धारण के बारे में बॉम-बारबार्ग का ये विचार था कि जो क्रेता वस्तु का सबसे अधिक और जो सबसे कम मूल्य देने को तैयार होगा, इन दोनों के बीच कहीं भी वस्तु का मूल्य निर्धारित हो जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि एक हम ऐसे बाजार की कल्पना कर सकते हैं कि जिसमें केवल एक क्रेता हो और अनेक विक्रेता हो। ऐसी दशा में जो विक्रेता वस्तु को न्यूनतम और जो इससे जरा अधिक मूल्य पर बेचना चाहेगा, इन दोनों सीमाओं के बीच कहीं भी मूल्य निर्धारित हो जाएगा। तो बॉम-बारबार्ग ने इन काल्पनिक बाजारों के आधार पर एक वास्तविक बाजार में मूल्य निर्धारण की व्याख्या की। उसके अनुसार एक वास्तविक बाजार में अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं और इस बाजार में एक और उपभोक्ता और दूसरी और उत्पादक आपस में प्रतियोगिता करते हैं। तो वस्तु का मूल्य दो सीमांत जोड़ों की सहायता से तय होता है। एक सीमांत जोड़ा मूल्य की अधिकतम सीमा तय करता है और दूसरा जोड़ा उसकी न्यूनतम सीमा को निश्चित करता है। तो यदि हम उन चार व्यक्तियों अर्थात दो क्रमागत क्रेताओं और दो क्रमागत विक्रेताओं के विस्तृत विवरण के स्थान पर जिनकी प्रतियोगिता से मूल्य निर्धारित होता है, सीमांत जोड़ों के संक्षिप्त शब्द प्रयोग करें तो मूल्य निर्धारण का फार्मूला इस प्रकार से बन जाता है कि बाजार का मूल्य निर्धारण दो सीमांत जोड़ों के विषयगत मूल्यांकन द्वारा होता है और उनसे सीमित होता है। तो इस प्रकार से हमने जो है बॉम-बारबार्ग का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो ब्याज का सिद्धांत और मूल्य का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत ही उनके महत्वपूर्ण आर्थिक विचार माने जाते हैं। और ऑस्ट्रियन संप्रदाय का जो प्रभाव था वो अपने समय में बहुत ही अधिक था। उनके विचारों का प्रसार भी हुआ, उनके अनुयायी भी बने, है ना। उनके अनुयायियों में जैसे ओविच हैं, है ना, फिर एमिल सेक्स, मिजेस, हायक आदि थे। हायक जो प्रथम महायुद्ध के बाद ऑस्ट्रियन संप्रदाय वियना से टूटने के बाद इंग्लैंड में आ गए थे और मुद्रा व व्यापार चक्रों संबंधी विषयगत सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनके पश्चात में रॉबर्ट वेयर तथा जे.ए. शुम्पीटर भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ऑस्ट्रियन जो संप्रदाय था उसकी आलोचनाएं भी की गई है और आलोचकों का ऐसा मानना था कि ऑस्ट्रियन संप्रदाय के विद्वानों ने अपना पूरा ध्यान विषयगत घटकों पर भी केंद्रित किया है। उन्होंने केवल निगमन प्रणाली को अपनाकर कोई सराहनीय कार्य नहीं किया है। और जहां तक अध्ययन प्रणाली का प्रश्न है, इस संदर्भ में स्पष्ट हो चुका है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए आगमन और निगमन दोनों ही प्रणालियों का महत्व होता है।
ऑस्ट्रियन संप्रदाय का जो मूल्य के सिद्धांत का प्रश्न है, उनका सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये भी अपूर्ण रहा, क्योंकि उन्होंने इस सिद्धांत में महत्वपूर्ण बात जो है वो है लागत है, जिसको कोई महत्व नहीं दिया। और बॉम बारवर्क के ब्याज के सिद्धांत की भी बाद में आलोचना हुई। स्वयं बॉम बारवर्क ने अपने समय से प्रचलित लगभग सभी सिद्धांतों की आलोचना की थी, परंतु वह अपने ब्याज के सिद्धांत को आलोचना से नहीं बचा सका। उसका ब्याज का सिद्धांत तर्कपूर्ण नहीं है, उसे हम पूर्व अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का केवल पुनर्कथन मात्र कह सकते हैं। ऑस्ट्रियन संप्रदाय जो था वो व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित था। यही कारण है कि उसके आर्थिक विचार संकीर्ण और अव्यवहारिक है। इस संप्रदाय के विद्वान सीमांत उपयोगिता की वैज्ञानिक व्याख्या करने में भी असमर्थ रहे। तो इन आलोचनाओं के बावजूद भी हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ऑस्ट्रियन संप्रदाय का कोई महत्व ही नहीं है अथवा इनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। तो ऑस्ट्रियन संप्रदाय को परंपरावादी संप्रदाय से किसी भी अर्थ में हम कम नहीं कह सकते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर नाइट का कहना है कि उपयोगिता सिद्धांत वादी सत्य के उतने ही निकट थे जितने परंपरावादी अर्थशास्त्री थे। तो हम ऑस्ट्रियन संप्रदाय के योगदान को नहीं भुला सकते हैं। उनके इस संदर्भ में हेने ने लिखा है कि विषयगत तत्व पर बल देकर ऑस्ट्रियन संप्रदाय ने आर्थिक विचारों को व्यापक बनाया, जिससे आर्थिक विज्ञान के पुनर्निर्माण की बड़ी सहायता मिली। तो इस प्रकार से हमने आज ऑस्ट्रियन संप्रदाय के प्रमुख विचारक बॉम बारवर्क के आर्थिक विचारों का अध्ययन किया है, और इसी के साथ ऑस्ट्रियन संप्रदाय के तीनों प्रमुख जो विचारक है, कार्ल मेंजर, बॉम बारवर्क एवं जो है वीजर, इन तीनों का ही हम अध्ययन कर चुके हैं।